Bismillahirrahmanirrahim. Question number 7. In question number 7, we have also to prove the same law. In question number 6, we have to prove the distributive law of union over intersection. In question number 7, we are going to prove the distributive law of intersection over union. So the given set, the set X is the set of first three vowels. So A, E, I, U. So set X having the three element A, E, I. The vowels are A, E, I, U. So the first three vowels are A, E, I. So set Y हमारे पास है set of letters of the word energy. अब यहाँ पे अल्फाबेट्स ऑफ वर्ड एनर्जी हमारे पास सेट्स में मौजूद है. तो सबसे पहले आ जाएगा E, देन N. अब दोबारा E नहीं आएगा क्योंकि E हमारे पास एक दफ़ा रिपीट हो गया सेट में. जो हमने स्टार्टिंग में सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो सेट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा सेट जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का हो. तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं आ सकते. तो एनर्जी में ई एक दफ़ा आ गया, ई दोबारा रिपीट नहीं होगा. सो ई एन, ई दोबारा नहीं आएगा. उसके बाद आ जाएगा आर, देन जी एंड देन वाई. सो ये मेरे पास आ जाएगा सेट वाई. देन सेट जेड. सेट जेड है हमारे पास लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट अलजबरा. सो उसमें आ जाएगा ए, एल, जी, ई, देन बी एंड देन आर. और ए दोबारा नहीं आएगा क्योंकि ए एक दफ़ा आ चुका. सो ए, एल, जी, ई, बी, आर ये अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे सेट जेड में. सो ये मैंने एक्स, वाई और जेड तीन सेट्स लिख लिए. अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक्स और वाई ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि ई सेम आ रहा है. इसी तरीके से y और z भी ओवरलैपिंग है क्योंकि इसमें e और r सेम आ रहा है. इसी तरीके से z और x भी ओवरलैपिंग है क्योंकि इसमें e और a सेम आ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं सेट्स की वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. अब तीनों सेट्स ओवरलैपिंग आ रहे हैं तो तीनों सेट्स को मैं ओवरलैपिंग बना देता हूँ. फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट. ये आ जाएगा सेट x, ये आ जाएगा सेट y और ये आ जाएगा सेट z. ये तीन सेट्स मेरे पास यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए, सेट x, सेट y और सेट z. अब हमारे पास सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन से अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो तीनों में रिपीट हो रहे हैं. तो ए तो तीनों में रिपीट नहीं आ रहा है, दो में आ रहा है. ई इसमें भी मौजूद है, x में भी, y में भी और z में भी. तो यहाँ पे मैं ई लिख देता हूँ. अब ये वाला जो एरिया है ये ऐसा मेरे पास एरिया जो x में भी आ रहा है, जो y में भी आ रहा है और जो z में भी आ रहा है. इट मीन्स दैट इस एरिया में वो वैल्यूज आएंगी जो तीनों सेट्स में आ रही हैं. तो हमारे पास सिर्फ एक अल्फाबेट ऐसा जो तीनों में आ रहा है तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज ई. नेक्स्ट, अब अगर मैं x और y के सेम अल्फाबेट्स देखूँ तो x और y में सेम अल्फाबेट्स सिर्फ ई ही आ रहा है. ये x और y में रिपीट नहीं हो रहा और i भी रिपीट नहीं हो रहा. और x और z में जो सेम रिपीट हो रहे हैं उसमें सबसे पहले a आ रहा है. x और z में जो रिपीट हो रहा है वो a, तो मैं a यहाँ पे लिख देता हूँ. उसके अलावा e भी आ रहा है लेकिन वो e यहाँ चला गया जो तीनों में आ रहा है. और उसके अलावा और कोई भी x और z में सेम नहीं आ रहा. तो इसका मतलब है x की जो वैल्यूज है, अगर मैं सेट x देखूँ तो इस सेट के अंदर a और e वैल्यू तो आ चुकी. अब x की सिर्फ i रह गई तो i यहाँ पे आ जाएगी. i किसी के साथ रिपीट नहीं हो रही. तो सेट x की तीन वैल्यूज हैं, a, e, i. a भी आ गया सेट x में, इस सर्किल के अंदर आ गया a, e, i तीनों वैल्यूज आ गई. a आपके पास x और z के ओवरलैपिंग पे आ रहा है और e जो है वो x, y और z तीनों के ओवरलैपिंग एरिया में आ रहा है. यानी e वैल्यू आपके पास तीनों सेट्स में मौजूद है. नेक्स्ट मैं सेट y की वैल्यू लिख देता हूँ. अब y की वैल्यू है e, n, e, r, g, y. अब सबसे पहले देख लेता हूँ ऐसी वैल्यूज जो y और z में सेम आ रही हैं. तो वो वैल्यूज मेरे पास सबसे पहले तो आपके पास r वैल्यू है जो y और z में सेम आ रही है, तो मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ. और e तो तीनों में आ रहा है, a इन दोनों में सेम नहीं है, g दोनों में सेम आ रहा है तो r के अलावा एक g आ जाएगा. n दोनों में सेम नहीं है, r आ गया, g आ गया और y भी दोनों में सेम नहीं है. यानी यहाँ पे जो y और z में सेम आ रहे हैं उसमें r और g आ रहा है और e आपके पास तीनों में आ रहा है. तो अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो y में सबसे पहले e n, तो e भी आ गया, y के अंदर e भी मौजूद है, n आ जाएगा यहाँ पे. देन उसके बाद r भी आ गया, e n
ई एन आर, फिर जी भी आ गया और वाई रह गया, वो वाई यहाँ आ जाएगा। तो ये वाई की वैल्यूज आ गई ई एन आर जी वाई। लास्ट सेट मेरे पास जेड रह गया। अब जेड के अंदर ए भी आ चुका, जेड सेट के अंदर ए भी मौजूद है, एल भी मौजूद है, एल यहाँ पे आ जाएगा, देन जी भी आ गया, ई भी आ गया, देन रह गया बी और आर। तो ए एल जी ई बी आर, तो ये जेड की वैल्यूज आ गई। तो ये गिवन सेट्स की मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब स्टार्ट करते हैं, प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, y और z का यूनियन ले लेता हूँ। यहाँ पे i a e r g n y l b x y और z। तो सबसे पहले मुझे y यूनियन z, y और z का यूनियन, तो y और z के तमाम एरियाज यूनियन में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये y पूरा भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये z भी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y यूनियन z। सो नेक्स्ट फिगर में मैं सिर्फ ड्रॉ कर लेता हूँ, y यूनियन z हो गया सिर्फ x को। तो x को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये x y और z में, इसमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिख रहा, ये x है, ये y है और z है। अब x को हाईलाइट करना है तो x, ये पूरा सेट हाईलाइट हो जाएगा, x पूरा सेट हाईलाइट हो जाएगा x। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये आ जाएगा x y एंड z, x y एंड z। यहाँ पे वैल्यू आ रही है i a e r g n y l b। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में x इंटरसेक्शन y यूनियन z लेना है। अब यहाँ पे मौजूद है x और y यूनियन z, इन दोनों में मुझे इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में वो एरिया जो दोनों में सेलेक्टेड है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरा x सिलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे पूरा x सिलेक्टेड नहीं है, इसमें x और y का यूनियन पार्ट सिलेक्टेड है और इसमें भी x और y का यूनियन पार्ट सिलेक्टेड है। और ये वाला पार्ट जो x और z का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट आ रहा है वो यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, यहाँ पे भी सिलेक्टेड है। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास ये x और y का इंटरसेक्टिंग पार्ट और x और z का इंटरसेक्टिंग पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। x और y का इंटरसेक्टिंग पार्ट यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, ये वाला पार्ट यहाँ पे भी सिलेक्टेड है, और x और z का इंटरसेक्टिंग पार्ट ये वाला यहाँ पर भी सिलेक्टेड है और यहाँ पर भी सिलेक्टेड है। तो इन दोनों एरियाज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y यूनियन z। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास x इंटरसेक्शन y, देन x इंटरसेक्शन z और फिर इन दोनों का यूनियन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं सबसे पहले x इंटरसेक्शन y निकाल लेता हूँ। x y z, यहाँ पे आ जाएगा i a e r g n y l b। अब सबसे पहले x इंटरसेक्शन y, x और y का इंटरसेक्टिंग पार्ट, तो ये मेरे पास x और y का इंटरसेक्टिंग पार्ट आ जाएगा। देन x और z का इंटरसेक्टिंग पार्ट, ये आ जाएगा x y एंड z, i a e r g n y l b। अब यहाँ पे x और z का इंटरसेक्टिंग पार्ट, x और z का इंटरसेक्टिंग पार्ट, x और z का ये इंटरसेक्टिंग पार्ट मेरे पास आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जो x और z का इंटरसेक्टिंग पार्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट फिगर में मुझे x इंटरसेक्टिंग y और x इंटरसेक्शन z इन दोनों के दरम्यान में यूनियन लेना है।
तो यहाँ पे एक फिगर आ जाएगी x, यहाँ पे आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा z। यहाँ I N Y E R G L B। अब यहाँ पे इन दोनों फिगर्स का यूनियन लेना है, यानी जो सिलेक्टेड, जो एरिया यहाँ सिलेक्टेड है, जो एरिया यहाँ सिलेक्टेड है, वो तमाम एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये वाला एरिया भी सिलेक्ट हो जाएगा और ये वाला एरिया भी यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों में सेम एरिया सिलेक्टेड हो रहे हैं। इट मीन्स दैट इट हैंस प्रूव्ड फॉर द गिवन फिगर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, that is x intersection y union z is equals to x intersection y union x intersection z. So this is the question number 7. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.